आज हम आप लोगों को इसी के बारे में पूरी जानकारी बताने वाले हैं, या फिर अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम कैसे बनाया था, वो कौन गद्दार था जिसके कारण हमारा देश गुलाम बना था। भाई ये दोस्तों जानते हैं इसी के साथ कि आखिर अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम क्यों बनाया था। जब भारत में ब्रिटिश शासन का आगमन नहीं हुआ था तब भारत में रियासतें चलती थी जो अलग अलग खंडों पर अलग अलग राजा राज्य करते थे, जो दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई थी। भारत में कई राजाओं ने राज किया था। भारत में बहुत सारे ऐसे शक्तिशाली और वीर शासक हुए जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों से अपने देश को सुरक्षित रखने का पूरी तरह से प्रयास किया था। पूरा भारत देश अंग्रेजों के आने से पहले अलग अलग रियासत फैला हुआ था। कोई रियासत मुंबई में था तो कोई दिल्ली में। इस प्रकार पूरा भारत देश अलग अलग रियासतों में बंटा हुआ था। अंग्रेजों ने धोखा देकर और छल से हमारे देश के राजाओं को रियासतों को छीन लिया। अंग्रेजों के पास काफी ज्यादा मानसिक बल थी, जिसके कारण वे लोग भारत के राजाओं को मार देते थे और उनके रियासत पर कब्जा कर लेते थे। इस प्रकार भारत के सभी राजाओं को अंग्रेजों ने एक एक करके मार दिया और उनके रियासत अपने में मिला लिया। भारत के बहुत सारे ऐसे राजा और महाराजा हुए जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ देश की रक्षा के लिए युद्ध किए, लेकिन वे राजा भी अंग्रेजों के हाथों मारे गए। अंग्रेजों ने बंदूक, टैंक आदि खूनी हथियारों भारत के राजा महाराजाओं को मार दिया। भारत के सभी राजाओं को मारने के बाद अंग्रेजों ने स्वयं गद्दी पर अपना शासन चलाना शुरू कर दिया और इस प्रकार हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम बन गया। आजादी से पहले अंग्रेजों का भारतीयों पर जुल्म किया, इसका मुख्य कारण था उनकी व्यापार नीति, क्योंकि अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। इस परिभाषा के लिए एक कोट करना चाहूँगा। अंग्रेजों का व्यापार का उद्देश्य गंगा नदी से उत्पन्न होता था और थैम्स नदी के किनारे हमें छोड़ दिया जाता था। इसका मतलब यह है कि अंग्रेज यहाँ की व्यापार से लाभ कमाकर इंग्लैंड के विकास में लगाते थे, जिसके लिए अंग्रेज भारत में भारतीयों के ऊपर अतिरिक्त कर और प्रशासनिक रूप से अतिरिक्त कार्य कराते थे। इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेज भारतीयों को केवल अपने लिए संसाधन के रूप में प्रयोग करते थे। जब किसी व्यक्ति का किसी समाज का संसाधन के रूप में उपयोग किया जाता है तो उसके मानवीय मूल्य को छीन लिया जाता है। इस प्रकार अंग्रेज भारतीयों का मानवीय मूल्य छीनकर उन पर जुल्म किया करते थे। लेकिन आज भारत क्योंकि आजाद हो गया है, इसलिए यहाँ पर भारत का अपना संविधान है, जिससे प्रत्येक मानव के लिए कानून बनाया गया है, जिससे सभी समान रूप से रह रहे हैं, सब पर समान कानून लागू होता है। आजादी के पहले यह अधिकार नहीं मिलता, अतः हम कर सकते हैं। अंग्रेज आजादी के पहले कानूनी रूप से भारतीयों और अंग्रेजों में भेद रखते थे। मुगल साम्राज्य पर मराठों के प्रहार, प्रांतीय शासकों की महत्वाकांक्षा, पुर्तगालियों की कमजोरी, प्रांतों में धनाढ्य वर्ग की साजिशों ने ऐसा निर्वात पैदा किया कि किसी न किसी आधुनिक कूटनीति में माहिर अवसरवादी ताकत को वह स्थान भरना ही था जो मुगल, मराठी या अन्य यूरोपीय ताकतें करने में असमर्थ थी। और उस समय ये काम किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। यूरोपियन ताकतों को पहले निपटना। अंग्रेजों के आने से पहले पुर्तगाली व डचों ने अपने पांव हिंदुस्तान में गड़ा लिए थे, पर वे मजबूत मुगल ताकत की उपस्थिति के कारण राजनीतिक शक्ति हथियाने में कामयाब नहीं हो सकते थे। पुर्तगाली ज्यादातर ईसाईकरण में व्यस्त रहे, वही डच इंडोनेशिया के मसाला व्यापार में। पर अंग्रेजों ने धार्मिक की सुदूर दक्षिण पूर्व के मसाला व्यापार में ज्यादा न पड़ते हुए हिंदुस्तान पर फोकस रखा। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों ने अपना ध्यान व्यापार हथियाने व मुगलों को ज्यादा मुनाफा देने वाली कंपनी बनने में दिया। 1634 में पुर्तगालियों से संधि ने उनके पहले यूरोपियन प्रतिद्वंदी को गेम से बाहर किया और अंग्रेजों के पांव हिंदुस्तान में स्थापित किए। इसके बाद कर्नाटक युद्ध, जो कभी ऑस्ट्रिया तो कभी हिंदुस्तानी राजाओं के उत्तराधिकार को लेकर लड़े गए, में फ्रांसीसी कंपनी व बंदीवाश में डचों को हराकर अपने यूरोपियन प्रतिद्वंदी को खत्म किया। इस प्रकार अंग्रेजों ने योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत को पूरी तरह सार्थक साबित किया व अपने प्रतिद्वंदियों से हमेशा आगे